नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 31 मई तक जारी रहेंगे प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए हरियाणा में लगाए गए कोरोना प्रतिबंधों को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये प्रतिबंध 31 मई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक प्रदेश में 24 मई तक जारी लॉकडाउन को अब 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में इस साल पहली बार 3 मई को लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद उसे हर हफ्ते एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इस लॉकडाउन को एक खास नाम भी दिया है, वह इसे महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा कहकर संबोधित कर रही है। राज्य में कोरोना के अब तक 7,33,628 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,415 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए प्रोजेक्ट मदद शुरू, प्रवासी भारतीय समुदाय आए आगे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में भारत के ग्रामीण इलाकों के प्रभावित होने के चलते अमेरिका में प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स, पेशेवरों और भारत में चिकित्सा समुदाय के लोगों ने अनूठी पहल की है। इसमें डिजिटल माध्यम से ग्रामीण इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के इलाज संबंधी जानकारी दी जाएगी और रियल टाइम में अस्पतालों में बिस्तर की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, प्रोजेक्ट मदद पहल का उद्देश्य स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों और पंजीकृत डॉक्टर को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देना है, जो ग्रामीण भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है। प्रोजेक्ट मदद की टीम शुरुआत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत पंजीकृत डॉक्टर्स के साथ काम कर रही है और उम्मीद है कि इसका विस्तार अन्य इलाकों में ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के लक्षणों की पहचान, हल्के लक्षण वालों का घर में ही इलाज करने और वैक्सीनेशन की सलाह, ज्यादा दवाएं खाने के खतरे और अन्य बेहतर उपायों के लिए प्रशिक्षित करने में किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, डॉक्टरों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी वापस ले रामदेव बाबा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव से डॉक्टरों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी वापस लेने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बाबत बाबा रामदेव को एक चिट्ठी भी लिखी है। रामदेव का एलोपैथी को बेवकूफी भरा बताने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर डॉक्टरों ने कड़ा एतराज जताया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भी भेजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने योग गुरु रामदेव से डॉक्टरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को वापस लेने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी देवतुल्य हैं और बाबा रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निराधार कर दिया है, देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। लिहाजा उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने का अनुरोध किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दो फाड़ होने की राह पर आंदोलनकारी किसान संगठन, पीएम मोदी को लिखे पत्र पर 11 वाम संगठनों ने खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, आंदोलनकारी किसान संगठनों ने कोरोना की दुहाई देते हुए फिर से वार्ता शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र तो लिख दिया है, लेकिन उनके अंदर ही घमासान शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में इसके और गहरे होने की संभावना है। किसान संगठनों के अंदर शामिल 11 वाम संगठनों ने अंदरूनी बहस में सीधे सीधे उन 9 नेताओं पर उंगली उठाई है जिन्होंने वार्ता के लिए चिट्ठी लिखी है और पंजाब के 32 संगठनों की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। व्हाट्सएप पर चल रही चर्चा में उन्होंने दर्शन पाल और योगेंद्र यादव को नेता मानने से भी मना करने का संकेत दिया है। यूं तो कई कारणों से किसान संयुक्त मोर्चा के नेता आंदोलन से पहले ही दूरी बनाने लगे थे। अब आपसी खींचतान भारी पड़ने वाली है। दरअसल शुरुआत से ही एक खेमा अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहा है। इसमें मुख्यतः वाम संगठन ही थे। इनकी जिद के कारण ही कई बार वार्ता सफल होते होते असफल हो रही है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवात यास से निपटने को लेकर एनडीआरएफ की 46 टीमें और 13 एयरलिफ्ट तैनात। पीएम मोदी ने तूफान पर की अहम बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों और उनके केंद्रीय मंत्रियों एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कई मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि विभिन्न हितधारकों जैसे तटीय समुदायों, उद्योगों आदि से सीधे संपर्क करके और उन्हें संवेदनशील बनाकर राहत बचाव कार्य की तैयारी की जाए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को तटीय इलाकों में रह रहे लोगों की समय पर निकासी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीएम ने अधिकारियों से बिजली टेलीफोन नेटवर्क के कटने का समय कम से कम करने को कहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि चक्रवात यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटों को पार करने की उम्मीद है, जिसमें हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इससे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में लगभग 2 से 4 मीटर के तूफान की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चक्रवाती तूफान यास के कारण पूर्वी रेलवे ने रद्द की 25 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब कई राज्यों पर एक और तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में यास के 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। पूर्वी रेलवे ने 25 ट्रेनों का संचालन 24 मई से 29 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हत्या के आरोप में ओलंपियन सुशील कुमार को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। जी हां दोस्तों, कई दिनों से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल ने सुशील कुमार के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुंडाका इलाके से सुशील कुमार और अजय बक्करवाल को गिरफ्तार किया है। दोनों कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे। अजय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सरकारी स्कूल में पीटीआई के पद पर काम करने वाला अजय कांग्रेस के नगर निगम पार्षद सुरेश बक्करवाल का बेटा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नांदेड़ गुरुद्वारा 50 साल में मिले दान में सोने को बेचकर बनाएगा बड़ा अस्पताल। जत्थेदार कुलवंत सिंह का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में शुमार महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे ने कोरोना काल में जनता की मुसीबतों को देखते हुए यह फैसला किया है कि बीते 50 सालों में जहां जितना भी सोना दान में मिला है उसे अस्पताल बनाया जाएगा। नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे को तख्त श्री हजूर साहिब भी कहा जाता है। गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह के अनुसार अभी नांदेड़ के लोगों को इलाज कराने के लिए हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। यदि नांदेड़ में अच्छा हॉस्पिटल बन गया तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी। गुरुद्वारे की तरफ से कहा गया है कि जहां पिछले 50 सालों से जमा हुए सोने को बेच दिया जाएगा और इससे मिलने वाले पैसों से हॉस्पिटल बनाया जाएगा। गुरुद्वारे की ओर से हुए इस ऐलान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें गुरुद्वारे में एकत्रित हुए सोने का जल कल्याण के कार्यों में लगाने की बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब ने बताई राज्य में कोरोना वैक्सीन कम होने की वजह। वैक्सीन देने को नहीं तैयार हैं कंपनियां। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि कई राज्यों ने वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई न होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में पंजाब में भी पिछले 3 दिनों में पहले और दूसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन को रोका गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि कोरोना के टीके बनाने वाली कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकारों के साथ समझौता नहीं कर रही। पंजाब के स्टेट नोडल अधिकारी और सीनियर IAS अधिकारी विकास गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से राज्य में जल्द टीकाकरण के लिए सभी संभावित स्रोतों से टीके की खरीद के लिए कोशिश की गई। इसके लिए विश्वव्यापी टेंडर तय करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश के तहत विदेशी टीका निर्माताओं से अलग अलग कोविड टीकों की सीधी खरीद के लिए संपर्क किया गया। सरकार ने स्पुतनिक वी, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ संपर्क किया, लेकिन अभी तक सिर्फ मॉडर्ना का जवाब आया है।
उन्होंने कहा कि जवाब में भी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को सीधे टीके भेजने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनकी नीति के अनुसार वह सिर्फ भारत सरकार के साथ ही समझौता कर सकते हैं, न कि किसी राज्य सरकार या निजी पक्ष के साथ। ऐसे में बाकी बची हुई कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य में टीके की कमी को पूरा करने के लिए और टीके खरीदने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना प्रभाव के चलते विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक शुद्ध रूप से 4,444 करोड़ रुपए निकाले। जी हां दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की चिंता में मई में अब तक भारतीय बाजारों से 4,444 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 से 21 मई के दौरान शेयर बाजार में 6,370 करोड़ रुपए निकाले, जबकि बॉन्ड में 1,926 करोड़ रुपए लगाए। इस प्रकार शुद्ध रूप से एफपीआई ने 4,444 करोड़ रुपए की निकासी की है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट निर्देशक प्रबंधन अनुसंधान हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता से विदेशी निवेश बाजार से थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हैं और शेयर बाजार में बड़ी राशि निवेश करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 2 सप्ताह से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति में सुधार के संकेत हैं, इससे कुछ राहत मिली है तथा शुद्ध रूप से निकासी संख्या उल्लेखनीय रूप से घटी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से बदल जाएगा चेक पेमेंट को लेकर नियम, कस्टमर्स को हो सकती है परेशानी। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अगले महीने की शुरुआत से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 1 जून से बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इसके तहत अगर 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट चेक के जरिए आती है तो कस्टमर्स को दोबारा कंफर्मेशन करना होगा। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ही ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा, वरना चेक कैंसिल हो जाएगा। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 50,000 से ज्यादा वैल्यू की चेक के लिए बैंक की तरफ से कंफर्मेशन किया जा सकता है। ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच फोन कर या 8422009988 पर SMS कर कंफर्मेशन दे सकते हैं। इसके लिए बेनिफिशियरी का नाम, अमाउंट, चेक की तारीख, अमाउंट नंबर में खाता संख्या और चेक नंबर की जानकारी शेयर करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सैन्य शासक का म्यांमार में 18 महीने में फिर नागरिक सरकार लाने का वादा, 13 पुलिसकर्मियों की मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार के सैन्य प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग हैंग ने कहा है कि वह 1 फरवरी को किए तख्तापलट के बाद अब यहां नागरिक शासन लाना चाहते हैं। अगर परिस्थितियों ने साथ दिया तो 12 या 18 महीनों के अंदर ही फिर से नागरिक शासन लाया जा सकेगा। सीनियर जनरल मिन आंग हैंग ने शनिवार को विदेशी मीडियाओं को दिए अपने साक्षात्कार में कहा, हालांकि यह नहीं बताया कि नागरिक सरकार स्थापित करने के लिए वह चुनाव कब कराएंगे। आपको बता दें दोस्तों, म्यांमार के सैन्य शासक ने कहा कि उनका सैन्य शासन लाने का मकसद देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ केंद्रीय शासन लाना था। उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि म्यांमार में कुछ समय के लिए ही वह सैन्य शासन लाए हैं ताकि वह तब तक तख्तापलट के विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी समझ बेहतर कर लें। हालांकि उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों की गोलीबारी से 800 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। मारे गए लोगों की यह संख्या म्यांमार के एक मानवाधिकार संगठन ने बताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान के समुद्री, पूर्वी मध्य और मध्य बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तथा समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, कोंकण और गोवा और उत्तरांतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में पेट्रोल की कीमत में करीब 17 पैसे और डीजल की कीमत में 27 पैसे का उछाल आया है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन प्रतिबंधों के हटने से ईंधन की मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल WTI का भाव $63.87 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट ऑयल की कीमत $66.35 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.27 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 84.13 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ICC की बड़ी लापरवाही, भारतीय महिला टीम को नहीं मिली 2020 वर्ल्ड कप की इनामी राशि। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल हुए T20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को इस हफ्ते के अंत तक $5 लाख की इनामी राशि में अपना हिस्सा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी, जब पता चला कि खिलाड़ियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ समाचार पत्र की एक खबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर संघों के महासंघ के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि BCCI ने पिछले साल फरवरी-मार्च में हुए इस वैश्विक प्रतियोगिता में उपविजेता बनने के लिए मिली इनामी राशि को अब तक नहीं दिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई हरमनप्रीत कौर ने की थी। भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों को इस हफ्ते के अंत तक इनामी राशि का अपना हिस्सा मिलेगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही इसका हिस्सा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस साल 60,000 विदेशी भी कर सकेंगे हज, सऊदी अरब सरकार ने दी इजाजत। जी हां दोस्तों, इस साल विदेशी तीर्थयात्रियों को हज करने की अनुमति दी जाएगी। सऊदी गजट के अनुसार धार्मिक तीर्थ यात्रा 2021 सीजन में सभी के लिए खुली रहेगी, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा नियम बरतने जरूरी होंगे। सांप्रदायिक सद्भाव समिति में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि मौलाना ताहिर अशरफी ने शनिवार देर रात बताया कि सऊदी अरब इस साल हज के लिए दुनिया भर से 60,000 लोगों को हज पर आने की इजाजत देगा। इसके साथ उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस साल 18 साल से कम और 60 साल से अधिक कम उम्र के लोगों को हज पर आने की इजाजत नहीं होगी। इसमें भारत के लोग भी शामिल होंगे। पिछले साल भी कोरोना वायरस की महामारी की वजह से नियमित हज यात्रा नहीं हो सकी थी, लेकिन 1000 तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी थी। इससे पहले हज यात्रा को लेकर पिछले साल दिसंबर में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि कोरोना महामारी के कारण इस बार की हज यात्रा महंगी होगी। आपको बता दें दोस्तों, हज यात्रा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिससे लगभग सभी मुसलमान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जरूर करना चाहता है। धार्मिक रूप से सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है कि आर्थिक स्थिति सही होने की स्थिति में उन्हें हज यात्रा करना है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की वह कौन सी इमारत है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।